हाँ, उनका भी एग्री हुआ, मेरा भी एग्री हुआ है। हाँ। बट मुझे एग्री का कुछ नहीं पता है। इन्होंने एग्री के ऊपर चैनल बना लिया आमी कास्तकार, और हम दोनों सेम बैच के, सेम सीरीज। हाँ, फरवरी 19 में पहला पेमेंट आ गया, तब मेरा पहले पेमेंट कितने का आया था आपका? वो आया था मेरे ख्याल से 23,000 समथिंग का था, 23,200। बताइए कि वर्ड कैंप में आप गए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, तब वो आपको बुलाया उन्होंने वहाँ पर, बिल्कुल, तो कैसा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर? यार वो तो बहुत सही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैंश माला लेकर आया हूँ न्यू वीडियो के स्टार्ट। आज से हमारी न्यू सीरीज चालू होने वाली जिसका नाम है TSS द रैंक शो। इसके अंदर आज के हमारे पहले गेस्ट है प्रीतम भाऊ सोनोने। प्लीज वेलकम प्रीतम भाऊ सोनोने। अरे हेलो भाई, हेलो, बताओ क्या हाल है? सब बढ़िया। क्या बोलते हैं? नया शो चालू किया बोलते तो नया शो है अपना TSS। TSS। हाँ, इसके अंदर आप आज के हमारे पहले गेस्ट हो। अरे प्लेजर है भाई। हाँ, और कुछ बात चाय के साथ, ये हमारा स्लोगन है इसके अंदर। पर यार चाय तो दिख नहीं रही। अरे चाय शो के बाद है। ये गलत चीज है, चाय तो रखनी चाहिए तूने अभी आके। पहले गेस्ट हो, जरा जरा हमारा बजट भी जरा चलना पड़ता है। तो अभी फॉर्मल चालू करते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो गेस्ट है, ये इनके 380K प्लस सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। इनका आमी कास्तकार का भी यूट्यूब चैनल है। तो प्रीतम भाऊ बताइए कि मतलब कैसा आपकी जर्नी कैसे रही, आपकी शुरुआत कैसी हुई आपकी? सच बोलना है या झूठ बोलना है? नहीं, हमें सच बताओ भाई, हम तो रियल लाइफ स्टोरी देख लो, इधर लिखा है हमने रियल लाइफ स्टोरी। तो देख मैं तुम्हें आप करके बात नहीं, सीधा तू करके बात, बिल्कुल, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। मेरे को कोई लोड नहीं है। हाँ, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मेरे को खुद को एक्सप्लेन करना है तो बस भाई ब्लॉगर हूँ, हाँ। यूट्यूबर हूँ, एग्रीकॉज हूँ, अभी फिलहाल MBA भी कर रहा हूँ। हाँ। मतलब वही है कि एक्सीडेंटल एग्रीकॉज, ब्लॉगर एंड यूट्यूबर विथ XYZ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। हाँ, एंड जो स्टॉक पे भी मुझे बुलाया गया, जो कि मेरा सौभाग्य है, एक अच्छी खासी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो क्योंकि अगर मेरी जर्नी, मेरे जैसे कुछ लोग सुन रहे हैं और मेरी जर्नी से इंस्पायर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बराबर। और वर्ड कैंप में भी गए थे आप? हाँ, तो वही यूट्यूब पे जब मैंने काम स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने वेबसाइट पे भी काम स्टार्ट करा था। हाँ। तो वहाँ पे सीखने के बाद वहाँ पे भी मुझे वर्ड कैंप में एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट बुलाया गया था। तो वर्ड कैंप नागपुर और वर्ड कैंप मुंबई मेरे लिए एज अ स्पीकर एक मेमोरेबल है। उसी के साथ साथ वर्ड कैंप भोपाल और वर्ड कैंप केरला, ये भी एक अच्छी जर्नी थी, क्योंकि वर्ड कैंप के साथ साथ क्या होता है, घूमना फिरना भी हो ही जाता है। और अपने ऐसे बाकी उनसे भी कंटेंट बढ़ते हैं अपने। बिल्कुल। तो बस मैं अगर एक लाइन में बताना है तो मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, एग्रीकॉज हूँ, और साथ ही साथ एक एक्सप्लोरर हूँ। अरे वो जो कुछ नया सीखना चाहता है। मल्टी टैलेंटेड इंसान हो। भाई तू मजेदार कह रहा है, बाकी लोग तो मुझे बोरिंग कहते हैं। नहीं हो तो चाइनिंग है, वही तो माइनिंग है। मैं वही कह रहा था कि पहले तो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे थे, तो मैंने खुद भी वही चैनल चालू कर दिया, आमी कास्तकार से पहले वायरल इंडियंस करके। अच्छा। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि व्हाट्सएप पे स्टेटस बना के जैसे डालते, तो उसके लिए गानों पे लिरिक्स बना के पोस्ट करने लगा। साल भर मेहनत करी यार, कुछ फायदा ही नहीं वो उससे, कुछ मिला नहीं आपको? मतलब यार कुछ भी नहीं। मोनेटाइज भी नहीं हुआ? मोनेटाइज तो दूर की बात है, उस पे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। अच्छा। मैंने उस पे डाले होंगे मेरे ख्याल से 50 से 60 वीडियो, क्योंकि मेरे पास मोबाइल ऐसा था। उसकी कंडीशन तेरे को क्या बताऊं। अब 5000 वाला जो मोबाइल होता है, तो उसमें क्या था, रैम रहती थी 512 MB की, और रोम थी उसमें, मतलब स्टोरेज था लगभग 8 GB का। अच्छा। तो अब 8 GB में से ऐसा था कि मेरे 7-7.5 GB भरी हुई रहती थी। मुझे अगर 200 MB का वीडियो बनाना है, पहले खाली करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, ऐसे करो। हाँ, फिर और डिलीट करो, नया बनाना है तो। ऐसे करते करते पूरा साल चला गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या करा मैंने, मतलब ब्रेक ले लिया। मेरा वो जो मोबाइल था वो भी खराब हो गया। अच्छा। और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, एग्री अपना चल रहा था। और तूने भी एग्री कराया, तेरे को तो पता है एग्री क्या हाल है। तो उसका को बताना चाहूंगा। हाँ, उसका भी एग्री हुआ, मेरा भी एग्री हुआ है। हाँ। बट मुझे एग्री का कुछ नहीं पता है। इन्होंने एग्री के ऊपर चैनल बना लिया आमी कास्तकार, और हम दोनों सेम बैच के, सेम सीरीज। हाँ। तो हुआ वही कि सोचा चलो एग्री कर लेते, भले अब अभी तो अपने पास मोबाइल भी नहीं है और पैसे भी नहीं है मोबाइल लेने का। फिर रहने दिया। फर्स्ट ईयर गया एग्री का। पहले 6 महीने में तो उसमें टाइम चला गया कि एग्री में जो सब्जेक्ट है अपने बेस एग्रीकल्चर में, वो 6 महीने तो उसी को समझने में चले। फिर उसके बाद चलो भाई शुरू हुआ। उसके बाद सेकंड ईयर में मेरे घर वालों को मेरे पे दया आई। उन्होंने कहा ले बेटा पैसे ले तू मोबाइल कौन सा लेना। फिर मैंने एक मोबाइल लिया Realme C1। अच्छा। हाँ,
अभी भी मेरे घर पे वो मोबाइल पड़ा हुआ है। हाँ। तो फिर उससे मैंने बनाया आमी काश्तकार करके चैनल। मतलब ऐसे ये कब से कौन सी शुरुआत हुई, कौन से ईयर में शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत हुई मेरे ख्याल से 2018 में। अच्छा। तो मतलब हुआ क्या है कि हाँ। उससे पहले मेरे गांव में मेरे एक सीनियर थे, एग्री करा उन्होंने भी। तो उनका क्या था, एक चैनल है एग्रीकल्चर का ही। तो मैं उनके साथ साथ ऐसे बैठ के डिस्कस करता था, उनके साथ भी थोड़ा बहुत काम करा हुआ था। तो मुझे आइडिया थी कि एग्रीकल्चर में अपन भी काम कर सकते हैं, और सोचे चलो बीएससी एग्री कर रहे हैं, एक्सीडेंटल बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकॉज बन गए, तो कुछ उसे अपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो अपन अपना एक चैनल बनाते। 2 दिन तो वही मेरे चले गए उसका नाम डिसाइड करने में। हाँ, क्या तो विचार कैसा है कि आमी काश्तकार करके ये? हाँ, वही तो मैं तेरे को बता रहा ना कि मतलब मुझे ऐसा नाम चाहिए था जिससे कि मैं मास पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाऊं। अच्छा। क्योंकि अब पहला चैनल तो ऑलरेडी मेरा फेल हो चुका था। तो मैंने सोचा वो तो पंगा हम छोड़ ही देते, फिर क्या करना है कि सीधा सीधा दूसरा एक अच्छा एग्री का चैनल बनाएंगे, उस पर कुछ ना कुछ ट्राई आउट करके देखेंगे, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो 2 दिन क्या करा, मैंने जरा सोचा नाम क्या रखते। अब चूंकि हम विदर्भ से, तो विदर्भ में कैसा है कि काश्तकार नाम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसान के लिए, शेतकरी के लिए, फार्मर्स के लिए। तो काश्तकार एक रीजनल नाम हुआ, जिससे कि अपने विदर्भ रीजन के जो फार्मर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ शेतकरी और किसान। तो पहले मेरा इतना बड़ा गोल नहीं था। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट हमें कुछ लोग भी देखे तो अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो आमी काश्तकार स्टार्ट कर देते। मतलब काश्तकार मीडिया, काश्तकार प्रेमी, ऐसे कुछ नाम मेरे ख्याल में आए थे। फिर मैंने कहा कि भाई अगर चैनल बना रहे तो चैनल तो एक कम्युनिटी है ना, बराबर। तो फिर उसे हम क्यों ना नाम दिया जाए, हम मतलब आमी। तो फिर मैंने आमी किया और काश्तकार, आमी काश्तकार हम किसान। तो फिर ऐसे नाम बना और उसके बाद नाम ध्यान में आया, फिर मैंने एक लोगो बनाया। अच्छा। गूगल से कोई तो भी एक आइकॉन उठाया, खुद से कुछ क्रिएटिविटी करी, अपना पिक्सआर्ट ओपन करके एक लोगो डिजाइन कर दिया। सॉरी। हाँ, तो उसके बाद क्या है, लोगो वो बन गया। लगभग 13 या 14 तारीख होगी। तो उसके बाद मैंने कर दिया 14 नवंबर 2018 को चैनल स्टार्ट। अच्छा, पहला वीडियो? हाँ, 14 नवंबर 2018 को मेरा पहला वीडियो आ गया चैनल पे। और चैनल हो गया स्टार्ट। उसके बाद चैनल स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन काम करता रहा। मतलब रेगुलर वीडियो रहते थे, अपने एग्रीकल्चर के पेपर भी चालू थे। हाँ, तो यूनिट टेस्ट चलती थी सुबह 9 से 12 तक। तो मैं 4 बजे उठ के बैठ जाता था, और तब से एक उठते ही 2 वीडियो बना देता था। इतनी स्ट्रगल, सवेरे उठ के मतलब वीडियो बना देता? मैं वो स्ट्रगल से ज्यादा वैसे ही पैशन था, क्योंकि पहला वाला फेल हो चुका था ना। अच्छा। और तब मेरे पास 3G भी नहीं था। अब नए मोबाइल में 3G था, तो जरा इंटरनेट भी अच्छा मिल जाता था। तो कहाँ हो जाता था, फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। हर रोज के एक दो वीडियो करते मेरे 1-2 महीने में ही 20,000 सब्सक्राइबर हो गए। 1-2 महीने में? हाँ, अरे वाह। शायद से 1.5 महीने में हो गए होंगे मेरे। वो टाइम पे आपका मोटिवेशन कौन था, मतलब किसको देख के आप ये हो रहे थे प्रेरणादायी? हाँ, तो यूट्यूब के बारे में मेरे को पहले पता नहीं था जब मैंने ये चालू करा था, वायरल इंडियन। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जरा स्टडी करना चालू कर दिया। तो उसके लिए पैसे तो है नहीं भाई कि कोर्स ले। तो सीधा यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे ही सर्च करा हाउ टू ग्रो यूट्यूब और ऐसे कीवर्ड्स जो है। उसके बाद मुझे 2-3 लोग दिखे। एक तो सतीश कुशवाहा थे, एक अमित मिश्रा थे, ट्रायोटेक वाले। तो इन दोनों को मैं बहुत ज्यादा देखता था। अच्छा। हाँ, अभी मैं पिछले वर्ल्ड कैंप में गया था, तब सतीश भाई से बात भी करी मैंने, उनसे मिला भी। तो उन्हें कहा भी मैंने कि मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, तो आपसे कुछ मोटिवेशन लेके और आपके ही कुछ टिप्स वगैरह यूज करके करा था। तो क्योंकि क्या होता है, लर्निंग फेज तो हम छोड़ नहीं सकते ना। यूट्यूब का एक ऐसा सीन है कि उस पर कंटिन्यूस काम करते रहना पड़ता है। उस वक्त वो लोग भी मोटिवेशन थे। और दूसरा क्या था, हमारे गांव का ही एक चैनल था, तो वो भी एक था कि भाई अगर ये लोग कर सकते तो अपन क्यों नहीं करेंगे। तो फिर स्टार्ट कर दिया। 1 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर होते। गाँव का जो ये था चैनल था, तो उसके ऊपर कितने थे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर? तब उस पे हो गया लगभग मेरे ख्याल से 50,000 फॉलोअर जब मैंने स्टार्ट करा था। हाँ, और संयोग से बात ऐसी हुई कि मेरे चैनल पे लगभग अब हो गए थे 2 महीने या 2.5 महीने, और मेरा उनसे ज्यादा हो गया था। 3 महीने के अंदर हो गए थे 80,000 के लगभग सब्सक्राइबर 3 महीने में। हाँ। और तब मोनेटाइजेशन के प्लान्स भी चेंज हो रहे थे। मतलब जो यूट्यूब पे मोनेटाइज होता है चैनल, तो उसके लिए पहले क्राइटेरिया नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा। कि सीधा वीडियो डालो मोनेटाइज हो जाएगा वीडियो। अच्छा। हाँ, ऐसा सीन होता था। पर उसके बाद क्या हुआ कि क्राइटेरिया लगा वहाँ पे कि आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 आवर का वॉच टाइम लगेगा।
और उससे भी पहले एक पॉलिसी आई थी कि वहाँ पे वॉच टाइम का कुछ नहीं था कि आपको 4 लाख या 20 लाख कुछ व्यूज लगेंगे, ऐसी कुछ पॉलिसी थी। और उसे उन्होंने 15 दिनों में ही चेंज कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो चैनल मोनेटाइजेशन के रिव्यू के लिए जाता था, लगभग 1 महीना उसका रिव्यू नहीं होता था। अब तो खैर 2 दिन में हो जाता है। तो फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो फिर ये अपने जो अभी इतने सब्सक्राइबर कैसे हुए, मतलब अभी आप कंटिन्यूस वीडियो डालते रहे क्या आप? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि 20,000 से 80,000 हो गए सब्सक्राइबर। उसके बाद अपना चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद फरवरी 19 में पहला पेमेंट आ गया। तब मेरा पहले पेमेंट कितने का आया था आपका? वो आया था मेरे ख्याल से 23,000 समथिंग का था, 23,200-300 रुपये। ये कब आया था? 2019 में? नहीं, हाँ 2019 में आया था, फरवरी में। तो उस वक्त हमारे चल रहा था NSS कैंप। तो वही था किसी और गांव में, कॉलेज की ओर से पूरा का पूरा NSS कैंप के लिए एग्रीकल्चर का अपना पूरा ग्रुप वहाँ पे था। तो लगभग 28 तारीख तक था, 1 हफ्ते का NSS कैंप था, 21 से 28 तक। और मेरा पेमेंट आया भाई शायद 28 या 29 को। अच्छा। 28-29 फरवरी को पेमेंट आया। अब पहली बार का पेमेंट था और इससे पहले गांव में भी किसी को पेमेंट नहीं आया था। तो मुझे पता नहीं था और उतना डर भी लगा रहता है ना कि आएंगे नहीं आएंगे पैसे। तो वही सीन था। फिर आ गया तो पहला पेमेंट था 23,000 रुपये, जो जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों का था। अच्छा। क्योंकि मैंने चैनल ही कब चालू करा था, नवंबर में करा था, नवंबर 14 में। तो नवंबर 14 से नवंबर 30 तक तो 15 दिन में मेरे लगभग 100-200 सब्सक्राइबर हुए होंगे। उस अगले महीने में हो गए होंगे मेरे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर दिसंबर में। और उसके बाद जनवरी में मेरा चैनल गया मोनेटाइजेशन के लिए, और जनवरी में चैनल मोनेटाइज होके आया, दिसंबर में गया होगा। तो उसके बाद फरवरी में उसका आया पेमेंट, जनवरी के कुछ $85, और उसके बाद जो फरवरी के कुछ पैसे थे तो वो मिलाकर 23,000 रुपये मेरे आए थे। अच्छा। ऐसे स्टार्ट हुआ। हाँ, तो फिर अभी भी आप एग्रीकल्चर कंटेंट ही डालेंगे कि और कुछ अगले प्लान्स है आपके? हाँ, तो पहले आपके एक पुराने सवाल का जवाब दे देता हूँ जो आपने पूछा था कि इतने सब्सक्राइबर बढ़े कैसे। तो उसमें 2-3 चीज़ें थी। मैं मेरे सेक्टर का बताऊंगा, एग्रीकल्चर का। उसमें क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चैनल थे, खेती के रिलेटेड चैनल थे, तो उस पर लोग जो कंटेंट तो ठीक ठाक बना लेते थे। और उनको प्रेजेंट करना नहीं आता था। जैसे कि उनके टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं रहती थी। कोई लोग थंबनेल नहीं डालते थे, और कोई लोगों पे कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर, ये चीज़ें नहीं थी। मतलब बेसिक चीज़ें मिसिंग थी वहाँ पे। उनकी वेबसाइट भी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो चूँकि मैं 1 साल पहले स्ट्रगल कर चुका था, और उसके साथ साथ मैंने पहले भी साइबर कैफे में जाके बहुत कुछ सीखा था, देखा, एक्सप्लोर करा था। उस पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि हॉस्टल से मेरी जर्नी चालू हो गई थी वैसे तो। तो मेरे को आप थोड़ा बहुत तो पता ही था कि थंबनेल्स क्या होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स क्या होता है। और 2018-19 का वक्त ऐसा था कि यूट्यूब नया राइज हो रहा था, क्योंकि अब 2016-17 में जियो का रिवोल्यूशन आया, 4G आ गया, और उसके बाद से नए यूट्यूबर्स उभरने लगे। तो वही अब मैं भी 2016-17 में चालू करता, पर मेरे पास 4G मोबाइल ही नहीं था, तो मैं कर नहीं पाया। तो जब वो 17 का टाइम हुआ और उसके बाद 18-19 में मैंने चैनल बनाया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मेरे ख्याल से गिने चुने लोग थे जो कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। लगभग 10, 20 या 50 लोग हो गए विद इन महाराष्ट्र जो एग्रीकल्चर में अच्छा खासा काम कर रहे थे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने स्टार्ट करा और मैंने 2-3 चीज़ें एक मिक्सअप कर दी और एक अच्छा कॉम्बो बना लिया। मतलब मैं एग्रीकल्चर न्यूज़ भी डालता था, उनके स्कीम्स भी डालता था, और साथ ही साथ जो डेली मार्केट रेट्स है उनका भी इंफॉर्मेशन डालता था, और खेती के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो भी डालता था। अच्छा। तो 3-4 चीज़ें लोगों को एक जगह पे मिलने लगी। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अच्छी खासी कर लेता था मैं। तो उससे भी ज़रा इम्पैक्ट पड़ने लगा और एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हुआ था। अच्छा। और मेरे चैनल पे लगभग 4,000 के ऊपर अभी भी वीडियोज़ है जो मैंने अनलिस्ट करके रखा। अनलिस्ट क्यों करे फिर आपने? क्योंकि उसमें से बहुत से वीडियोस ऐसे थे जो कि न्यूज़ टाइप का कंटेंट था, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है, और उससे ऑडियंस मिसलीड ना हो। क्योंकि देख, अगर मैं पुराना 2018-19 का जो मार्केट रेट है उसके वीडियोस रहने दूंगा, अब नया किसान आएगा भाई, वो देखेगा, उसे लगेगा कि उसमें तो मैंने कहा आज के बाजार भाव, मतलब आज के मार्केट में, उसको लगेगा आज का मंडी भाव है, और वो मिसलीड हो जाएगा। उस वक्त अगर उसने देखा कि भाई अच्छे भाव चल रहा है और वो मार्केट में अपना सारा कुछ लेके माल चला गया, और वहाँ पे देखा कि ये तो डिफरेंस है, एक तो मेरे पे से ट्रस्ट उड़ जाएगा उसका, और दूसरा क्या, मिसलीड हो जाएगा फार्मर। अब क्योंकि हम भी फार्मर है, किसान है, तो हमें उनका तो सोचना ही चाहिए ना। फिर तो उसमें क्या, तो मैंने क्या करा, फिर जो मेरे एक्सपायर होने वाले वीडियोस थे सीधे अनलिस्ट करके रख दिए। अभी 700-800 वीडियो वहाँ पे होंगे चैनल पे। अच्छा। हाँ, तो वो करने के बाद क्या हुआ कि
ऐसे चैनल पे काम चलता रहा। और उसके बाद मैंने कंटिन्यूस वीडियो होने की वजह से और साथ ही साथ एक डाइवर्स टॉपिक बनाने की वजह से एक अच्छा खासा ऑडियंस रीच मिलती गई। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होने की वजह से, और उस वक्त यूट्यूब भी पुश करता है अगर आप नया नया काम कर रहे हो, तो उससे मुझे बेनिफिट मिला और चैनल अच्छे से ग्रो कर पाया। फिर अभी भी आपका ये एग्रीकल्चर के निश के ऊपर आप काम कर रहे हो फिर अभी भी? नहीं, अभी तो मेरा मतलब एक एग्रीकल्चर का चैनल है, एक टेक वाला चैनल है। टेक्स पे तो फिलहाल मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक पे चैनल पे कम और वेबसाइट्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके साथ एक मेरा सिर्फ वेदर रिपोर्ट रिलेटेड चैनल है। अच्छा। जिसपे मैं सिर्फ वेदर की न्यूज़ डालता हूँ जो सीजनेबल काम है। तो बस मैं ये 3 चैनल पे अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो फिर फिलहाल अभी जो सबसे आपका जो टॉप चैनल है वो तो आमी काश्तकारी है। हाँ, तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर कंटेंट आएंगे कि और कुछ आएगा इन फ्यूचर? हाँ, मैं उस पर सोच रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कंटेंट मेन तो अपना फोकस वही रहेगा, एग्रीकल्चर कंटेंट जिसमें फार्मर सेंटर ऑफ द पॉइंट रहेगा। पर मैं उसमें सोच रहा हूँ कि जो अपने सक्सेसफुल फार्मर्स है अपने महाराष्ट्र और इंडिया में, इतने जुगाड़ू और ज़बरदस्त किसान है कि मतलब उन्हें पर उतनी लाइमलाइट नहीं मिले है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ उनके एक्सपीरियंस अपने चैनल पे लेके आऊँ। अच्छा। एक तो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू या फिर पॉडकास्ट के थ्रू। अगर वो कंफर्टेबल है तो पॉडकास्ट कर सकते हैं, अगर वैसा ना हो तो उनके फील्ड पे जाके वहाँ पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ चैनल पे बनाए हुए भी हैं। और इसके अलावा मैं और एक सोच रहा हूँ कि जो लोग BSc एग्रीकल्चर में, MSc एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ अगर गाइडेंस हम कर पाए तो ऐसे कुछ मेरे है अभी लाइनअप की। मैं इन थॉट्स पे सोच रहा हूँ कि इन पे मैं इम्प्रूव करूँ और इनमें से जो वर्क करेगा उस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करने की कोशिश करूँ। और अभी अभी हमने सुना कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स भी लॉन्च किया है, तो उसका कैसा क्या है? हाँ, तो वो तो एक अलग बात है कि वही है, अभी मैं यहाँ जिस सिटी में रह रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है कि अब मेरा कॉलेज भी चल रहा था। तो अब जहाँ मैं रह रहा हूँ इस सिटी में, तो वहाँ पे क्या है कि अब मेरे काम के साथ साथ कुछ वक्त बच भी रहा था। और जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO, ये सारी चीज़ें भी करता हूँ। तो उससे सोचा कि चलो अब कुछ ना कुछ करना ही है और अपना भी रिवाइज होता रहे, मार्केट के ट्रेंड्स पता चलते रहे। तो सोचा एक एजेंसी है उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी अब वहाँ पे पढ़ाना चालू कर दूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच करा था। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, कर लेते, क्योंकि मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और नए ट्रेंड्स भी अपने कंटिन्यू होते रहेंगे। और एक अल्टीमेट चीज़ क्या है, अगर भाई पैशन हो तो बंदा कर ही लेता है। अब वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट भले ही कम हो, और वही है कि अपना अपन सेटिस्फाई है ना, बात खत्म। तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे बड़ी चीज़ नहीं, तो कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी फिलहाल के कंडीशन में आप यूट्यूब से बता सकते हैं क्या, आप रिवील कर सकते हो? तो बताइए कि कितना मंथली कमाते हो आप ओनली फ्रॉम यूट्यूब, आपके आमी काश्तकारी चैनल से? अगर रियलिटी बताऊँ, तो मराठी चैनल्स की रियलिटी बहुत बहुत ही ख़राब है। अगर मराठी एग्रीकल्चर का चैनल है तो जो मेरे भाई लोग होंगे जो एग्रीकल्चर निश में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मराठी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम CPC मिलता है, बहुत ही कम RPM मिलता है। अच्छा। तो उससे कि अर्निंग ही नहीं हो पाती ज़्यादा। हाँ, मतलब बस आप समझ लो $200-400 भी बन गए। मतलब अगर चैनल बहुत कम ठीक ठाक चल रहा है तो वो भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बन ही नहीं पाते स्टार्टिंग में। अगर एक बार अपने चैनल पे प्रमोशन आ जाए, बाकी चीज़ें हो, तो उससे एक अलग रेवेन्यू हो जाता है। पर वही है कि इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर चैनल के भरोसे कोई भी बंदा सस्टेन नहीं कर सकता। मतलब है अभी भी संतोष भाई है, इंडियन फार्मर, बहुत बड़ा एक चैनल है उनका। तो उनका क्या है कि अभी उन्होंने प्रॉपर टीम के साथ फुल टाइम करना चालू कर दिया है। अब जो चूँकि मैं ब्लॉगिंग और वे बाकी चीज़ें करता हूँ, तो मैं आमी काश्तकार पे कुछ दिनों से सही से वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए तो भाई हम सिर्फ यूट्यूब चैनल के भरोसे पूरा का पूरा सस्टेन नहीं कर पाते। तो उस वजह से दिक्कतें आ रही है कि वहाँ पे अर्निंग कम है, पर वही है कि लोगों की दुआ ज़्यादा है और अच्छा खासा एक्सपोजर भी है। तो वही है कि यूट्यूब चैनल पे आमी काश्तकार पे स्पेसिफिकली इतना अच्छा इनकम नहीं हो पा रहा है फिलहाल की स्टेज में। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर उसी सेम निश को हम वेबसाइट में लेके जाए, ब्लॉगिंग में लेके जाए, तो ब्लॉगिंग में क्या हो रहा है कि अच्छे से ठीक ठाक इनकम हो जा रही है। अच्छा। हाँ, कि उसकी इनकम एक डिसेंट इनकम हम कह सकते हैं
कि भले आप योजना निश में काम करो, एग्रीकल्चर निश में काम करो, न्यूज़ में काम करो, अच्छा खासा हो सकता है वहाँ। अच्छा। और जो अभी जो फिलहाल जो ये यूट्यूब जो चैनल अभी नया कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे कि क्या क्या उन्होंने यूज़ करना चाहिए इक्विपमेंट्स, या फिर कौन सी चीज़ों पर ऐसे उन्होंने ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपना जल्दी से जल्द ग्रो कर सकें? उसमें तो 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी है। एक तो है कि सच में यूट्यूब क्यों करना है। हाँ, अब एक अल्टीमेट गोल क्या होता है, पैसा कमाना, बराबर। जो कि मेरा भी गोल वही था। चलो ठीक है, पहला गोल क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि किस निश में करें। अब लोग क्या किस चीज़ के पीछे भागते हैं कि अब निश कौन सा देखे, निश कौन सा देखे, निश मतलब कैटेगरी। हाँ। तो अब मैंने किसी को बता दिया या फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया किसी का, उसने बताया कि भाई इंश्योरेंस निश में, बैंकिंग निश में बहुत ज़्यादा पैसा है, या टेक निश में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या हमें उसी में स्टार्ट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उसमें करना चाहिए। क्यों का इंटरेस्ट? हाँ, क्योंकि खुद का पैशन भी तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि भाई तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम्हारा किसी चीज़ में पैशन हो, भले सक्सेस होने में देर लगे, तुम कंटिन्यू उस पर वर्क करते रहोगे, लेकिन किसी चीज़ के प्रति आपका पैशन ही नहीं है तो उसके लिए आप उतना कमिट नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद क्या कर दोगे, छोड़ दोगे होगा। तो मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग करनी हो तो अगर फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, सेकंड यूट्यूब चैनल है, तो पहले तो अपने इंटरेस्ट वाले निश में काम करो, जिसमें सच में इंटरेस्ट है। भले ही पैसे शुरुआत में कम आ जाएंगे, उससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और अपना एक नॉलेज भी गेन हो जाएगा, ताकि फिर दूसरे निश में ट्राई कर सकेंगे। अगर कुछ पैसे आएंगे तो उन्हें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन था कि उसमें इक्विपमेंट क्या यूज़ करें। एज सच तो इक्विपमेंट की कोई इतनी ज़रूरत गिरती नहीं। अब मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट करा था उस पे थे लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने तक मैं मोबाइल से शूट करता था, मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, मोबाइल से एडिट करता था और मोबाइल से पब्लिश करता था। हाँ, मेरे पास ना लैपटॉप था ना माइक था। हाँ, माइक था एक 199 रुपये वाला एक माइक था, और उसके बाद मैंने बोया का माइक लिया था, जो कि मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। तो बस मोबाइल और एक 800 रुपये का माइक, इन दोनों चीज़ों के भरोसे पूरा का पूरा काम हो जाता था, और मेरा यूट्यूब चैनल भी 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर तक हो गया था। तो शुरुआत में तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे पैसे है उन्हीं को री इन्वेस्ट करो, फिर क्वालिटी इंप्रूव करो। वो तो जैसे टाइम मतलब बीतता चला जाएगा, आप लोग कर ही लोगे, में कोई नहीं। तो आपने फिर उसी पैसे से, जो यूट्यूब से पैसा है, उसी से आपने सब कैमरा इक्विपमेंट सब उसी से लिया कि फिर? हाँ, लगभग तो मतलब मोबाइल, कैमरा, माइक, जो कुछ भी चीज़ें ली, अब लैपटॉप ये चीज़ें, वैसे मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों का तो इतना शो ऑफ करता भी नहीं। अब तुम्हें भी पता है, लैपटॉप तो मैंने कभी फोटो भी नहीं डाली। नहीं। हाँ, अभी तक मेरा इंस्टा पे एक भी फोटो नहीं होगा लैपटॉप के साथ बैठ के। तो वही है कि बाइक वही, ये सारी चीज़ें फिर मैंने उसी से ली है। अच्छा। तो यूट्यूब फिर डिसेंट पैसा दे देता है। अब मैं जबकि कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में पैसे कम है, पर अब हर किसी के लिए कम और ज़्यादा की परिभाषा अलग अलग हो सकती है ना। किसी के लिए 1 लाख भी कम है, तो किसी के लिए 10,000 भी ज़्यादा है। बराबर। अब कोई बंदा अगर महीने के 5,000 ही कमा रहा है तो उसको तो 10,000 मतलब एक डबल इनकम मिल रहा है। और कोई बंदा अगर उसने ऑलरेडी 5 लाख महीने के कमा रखे तो उसके लिए तो भाई 1 लाख भी फिर कम गिरेंगे। तो फिर उसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग रहती है। पर यूट्यूब चैनल में अगर कम पैसा मिलता है, ऐसा मेरा कहना था एग्रीकल्चर में, तो उसमें मेरा कहना था कि बिलो 50,000 एक एवरेज इनकम रहती है। तो लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो, आप जीरो में काम कर रहे हो, तो आपको अगर 20,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं तो वो एक डिसेंट इनकम है। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कुछ काम स्टार्ट कर रहा है, उसको तो उसकी पॉकेट मनी 2 या 3 हज़ार मिलते, हमें तो वो भी नहीं मिलते। गांव में रहते, कौन सी पॉकेट मनी और कौन सा क्या। तो फिर मेरे लिए तो 20,000 बहुत ज़्यादा थे ना उस वक्त पे। तो वही है कि अगर मैं 20,000 30,000 महीने की जो कुछ भी आते होंगे उस वक्त 20-30-40 हज़ार रुपये पर मंथ, उससे अगर मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है। अब एक पॉइंट वन जाने के बाद मतलब 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ठीक ठाक इनकम अगर स्टार्ट हो गई, क्योंकि यूट्यूब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी पे नहीं रहोगे, विद इन द टाइम आप सीखोगे बहुत सी जो रेवेन्यू स्ट्रीम से, और उन पे भी काम करना स्टार्ट करोगे। फिर मैंने भी यहाँ पे वेबसाइट, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया, तो फिर एक कोई ना कोई एक स्टेबल सोर्स बन गया। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुला रह सकता हूँ और किसी और निश में भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टार्ट करते वक्त हमें अपने इंटरेस्ट वाले चैनल से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। तो हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि जैसे यूट्यूब अपने को पैसे देता है, बराबर, एज पर व्यूज़, तो इंस्टाग्राम ये फेसबुक ये भी पैसे देता है क्या? इंस्टाग्राम का अगर वो तो इंस्टाग्राम का एक मोनेटाइजेशन करके एक प्लान है, जिसमें कि पैसे तो देता है इंस्टाग्राम, पर अगर आपके एक डिसेंट ऑडियंस बन जाए तो उसके बाद ही उस पर पैसे आने चालू हो जाते हैं।
और वो भी गिफ्ट के टाइप में आते हैं। मतलब अभी गिफ्ट करके एक फीचर लॉन्च हो चुका है। अगर आप रील स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको लाइक बटन के ऊपर एक गिफ्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे अगर कोई ऑडियंस वहाँ पे गिफ्ट मतलब देना चाहती है तो कॉइन परचेस करके आपको दे सकती है। मतलब वो ऑडियंस देंगी तो वही रहेगा। लेकिन इंस्टा अभी इतना ज़्यादा फास्ट मूविंग मतलब मीडियम बन चुका है सोशल मीडिया का कि वहाँ पे प्रमोटर्स की कमी नहीं है। वहाँ पे हर कोई आपको पैसे देने के लिए बैठा हो। आप एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बना लो, लोग आपको एक एक रील के 70 हज़ार 80 हज़ार रुपए देंगे। अच्छा, अभी मार्केट के प्रमोशन, हाँ प्रमोशन के। तो अगर महीने में 4-5 रील भी आपको मिल जाते, 4-5 भी प्रमोशन अच्छे डिसेंट वाले मिल जाते, तो आप उसमें अच्छा खासा इनकम कमा सकते। और अगर फेसबुक का बताओ तो सेम यूट्यूब की तरह फेसबुक पैसे देता है। अच्छा, लेकिन उनका क्राइटेरिया ज़रा अलग है। उनको लगभग 6 लाख या 4 लाख कुछ टाइम चाहिए, मतलब मिनट का वॉच ओवर चाहिए, और उसके साथ 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। तो उसमें मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ। पर वही है कि फेसबुक पे भी मेरे कुछ पेजेस मोनेटाइज्ड है, तो फेसबुक एक ठीक ठाक इनकम देता है, पर यूट्यूब से कम देता है। अच्छा, हाँ, और मतलब कुछ कुछ निश में कम देता है। टेक और इंश्योरेंस जैसे निश में अच्छा खासा पैसा फेसबुक भी दे देता है। तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आप ग्रो कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। और अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो वही सेम वीडियो इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो। यूट्यूब का एक लॉन्ग वीडियो बनाओ, उसके 5 रील बनाओ भाई, उसको यूट्यूब इंस्टा फेसबुक तीनों जगह पे शेयर करो। और अब मोस्ट ऑफ यूट्यूबर ऐसा कर भी रहे हैं। हाँ, लोगों ने यार अलग अलग चैनल बना लिए शॉर्ट्स के, सेम कंटेंट का लेके यूज करेंगे। वही तो बराबर नहीं तो वो कर सकते। अगर इसीलिए मैं कह रहा ना कि आप एक चैनल से स्टार्ट तो करो। तो वेबसाइट का बताइए, जैसे आपने बताया कि आप वेबसाइट भी करते हैं। हाँ, तो वेबसाइट का वही है, अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसे बस एक बार डोमेन नेम लेना है, क्योंकि डोमेन नेम लेने के बाद ही कुछ ना कुछ अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद ही आप कमिट करते हो उस चीज़ के लिए और उस पर काम करते हो। तो ये कि एक 100-200-500 रुपये का एक डोमेन नेम ले लो। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे google.com है तो google.com में जो google.com करके नेम है, या फिर facebook.com, youtube.com, ऐसे अगर कोई भी नेम है तो उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अच्छा। और उस google.com के पीछे जो पूरा का पूरा डेटाबेस है उसे हम बैकएंड कहते हैं या फिर होस्टिंग कहते हैं, जहाँ पे हम पूरा डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो डोमेन नेम अपने घर का एड्रेस समझ लो, और होस्टिंग या फिर डेटाबेस और फाइल्स अपना एक घर समझ लो। अच्छा। तो डोमेन नेम वो एक आईपी एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए, ज़्यादा मैं टेक्निकल में नहीं जाता, पर उसको अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल व्यूअर्स का अगर व्यूअर्स की चॉइस होगी, और यहाँ पे अगर 500 लाइक का टारगेट पूरा हो जाता है, कितना रखे 500 या रखे 1000 रखे, चलो अगर 1000 लाइक का टारगेट पूरा हो जाता है तो भाई फ्री में एक ब्लॉगिंग का, मतलब कोई भी नया बंदा ब्लॉग स्टार्ट करके कैसे अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, इसके बारे में अपन एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में ऐसा है कि पैसा कोई नया बंदा स्टार्ट करके पहले महीने में भी $500 कमा सकता है अगर सही से काम कर रहा होगा। तो आप इसका वेबसाइट का बताइए कि मतलब पैसे कैसे आते हैं, इसकी इनकम कैसे आती है, शॉर्ट में बताइए। हाँ, तो वही है कि उसके लिए आपको बस डोमेन नेम की इन्वेस्टमेंट करनी है, 500 रुपये 1000 रुपये जो भी लगी। अब भाई उतनी इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। अगर कुछ आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो उसकी कंसेप्ट ही वही है कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ से। तो बस डोमेन नेम ले लो, उसे blogger.com करके, गूगल का खुद का फ्री प्लेटफॉर्म है, blogger.com पे जाके अकाउंट बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। डोमेन नेम वहाँ पे कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के लिए आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जरा खुद से भी एक्सप्लोर करो, देखो और कनेक्ट कर दो। कनेक्ट होने के बाद वहाँ पे अपनी जो कैटेगरी नीश है उस पर काम करना चालू कर दो, वहाँ पे आर्टिकल लिखना चालू कर दो। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे आप, 25-30 आर्टिकल होने के बाद एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजोगे। अब एडसेंस क्या होता है, एडसेंस गूगल का ही एक सब प्रोडक्ट है जो कि अपने वेबसाइट और यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट शो करता है और उस एडवर्टाइजमेंट के बदले हमें पैसे देता है। तो एडसेंस पे अकाउंट बनाकर उसे भी ब्लॉगर के लिए, मतलब अपने वेबसाइट को एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। जैसे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन होता है तो उसके लिए रिव्यू में जाता है, सेम वैसे ही अपना जो वेबसाइट है वो भी एक रिव्यू में जाती है। तो उसमें अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बाद में बताऊंगा, मैं बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा एक और एक चीज़। और अभी एक लास्ट पूछना बताइए कि वर्ड कैम्प में आप गए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, तब वो आपको बुलाया उन्होंने वहाँ पर, बिल्कुल तो कैसा एक्सपीरियंस, मतलब प्लीज शेयर। यार वो तो बहुत सही एक्सपीरियंस था, मतलब इतना ज़बरदस्त
कि अगर कोई नया बंदा जो ब्लॉग यूट्यूब पे काम कर रहा है तो उसका क्या होता है कि उसका घर संसार सारी चीज़ें, उसका वर्ल्ड, उसका ऑफिस और उसका स्टूडियो होता है, ठीक है। वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होता है, भले ही वर्चुअली कनेक्ट हो लेकिन फिजिकली डिस्कनेक्टेड होता है। क्योंकि वो अपने काम में पूरे के पूरे बिजी रहता है या फिर अपने काम में खुश रहता है, तो ज्यादा वो नेटवर्किंग नहीं कर पाता। पर वर्ड कैम्प का इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी स्टार्टिंग जर्नी अभी हुई नागपुर में, मैंने वर्ड कैम्प करा था 2 साल पहले का। तो वहाँ पे उनके एप्लीकेशंस खुले थे फॉर स्पीकर। मैंने जस्ट अप्लाई किया कैजुअली और सोचा चलो भाई अप्लाई करके देखते स्पीकर करके, क्योंकि मुझे पता था स्पीकर करके तो वो लोग बुलाएंगे नहीं, जाना तो है एज अ अटेंडी। और वहाँ पे जाने के फायदे क्या है कि वहाँ पे नेटवर्किंग हो जाती है। मतलब अपने इंटरनेट वाले इंडस्ट्री में जो अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन द सेंस सिर्फ नंबर में बड़े नहीं, जिन्होंने एक्चुअल में अच्छे खासे प्रोडक्ट डेवलप करे, कम्युनिटी को बिल्ड करने में काम करा है, इन सभी लोगों के साथ वहाँ पे नेटवर्किंग होती है। तो वर्ड कैंप में इवेंचुअली हुआ कि उनका मेल आया कि आपको एज ए स्पीकर बुलाया जाता है। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि मेरा, आप तो बहुत खुश हो गए आपका। अरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का एक अच्छे खासे स्टेज पे मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मतलब उससे पहले मैंने जोश टॉक तो करा ही था, पर जोश टॉक के साथ साथ ही ऐसा मतलब दूसरा मुझे चांस नहीं आया था वर्ड कैंप के अलावा। तो वही था कि वहाँ पे मैं खुश तो था ही, फिर मैंने सोचा कि चलो टॉपिक कौन सा ले। तो मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मेरा टॉपिक ये हुआ कि यूट्यूब चैनल और ब्लॉगिंग का मुझे बताना था और मेरी जर्नी शेयर करनी थी। तो मुझे जोश टॉक के साथ साथ ही वहाँ पे भी एक मीडियम मिल गया अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करने का। तो वहाँ पे गया, बस एक दिन पहले गया था मैं वहाँ पे, अगले दिन से इवेंट था। पहले दिन वहाँ पे मतलब वही प्री इवेंट की एक पार्टी थी, उस पार्टी में मैं और मेरा छोटा भाई था, हम दोनों गए थे। वहाँ पे अच्छा खासा एंजॉय करा, नेटवर्किंग हुई अच्छे खासे लोगों से। नागपुर में अच्छे खासे जो सीनियर से और इस इंडस्ट्री में कितने दशकों से काम कर रहे हैं, उनसे भी एक इंटरेक्शन हुआ और एक कम्युनिटी के साथ अच्छी बातचीत हुई। जिन चीज़ों को हम सिर्फ वेबसाइट में देखते कि ये प्लगइन है, ये वाला टूल है, जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, उनके पीछे कौन से चेहरे हैं वो भी देखने को मिले। फिर अगले दिन इवेंट था, 2 या 3 दिन का इवेंट था मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे मेरे अलावा और 20-25 लोगों के मतलब टॉक थे। तो उन टॉक से जो चीज़ें सीखने को मिली ना, मैं अगर बताऊँ तो खुद से अगर सीखने जाए नहीं सीख सकते हम इतने जल्दी, इतने आसानी से। जो इनसाइट्स वहाँ पे मिले वो नहीं मिल सकते थे यहाँ पे। फिर नागपुर अब यवतमाल से बस 100-200 किलोमीटर ही है, तो मुझे ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं हुआ, अपने बाइक से ही गया, बाइक से ही वापस आया। नागपुर का, बट आप केरला भी गए थे उसका? हाँ, उधर का। हाँ, तो केरला में एज अ अटेंड गया था। उसके पीछे 2 मोटिव थे। एक तो था कि वर्ड कैंप भी अटेंड करना है, क्योंकि मेरा नागपुर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं इतना इंप्रेस हो गया, मैंने सोचा इसके बाद के जो भी वर्ड कैंप होंगे, भले ही एज अ स्पीकर जो, एज अ अटेंडी जो, पर जाऊँगा ज़रूर। और दूसरी बात क्या है कि मेरा दोस्त रहता है वहाँ पे, शुभम नंदा ने। वो भी अपना एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट था, बैचमेट ही था, और वो अभी AFO है वहाँ पे। तो मैं उसके यहाँ पे भी 1-2 दिन स्टे कर रहा था। वो वहाँ पे बैंक में वो नौकरी करता है। और साथ ही साथ मुझे केरला भी एक्सप्लोर करना था। क्या था कि केरला कभी गया भी नहीं था, सोचा चलो यार अच्छा बहाना है, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे और हमें भी एक चांस मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ घूमने के लिए जाना पॉसिबल नहीं होता। पर चलो काम के सिलसिले में जा रहे हैं और उसके साथ इनके आ रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है। ऐसा लगा फिर आपको? भाई बहुत अच्छा था। बस हम तो नहीं गए कभी। अरे आप भी चले जाओगे, आप यूट्यूब ये चैनल ग्रो होगा, फिर आप भी चले जाओगे। जरूर। हाँ बिल्कुल। तो केरला जितनी शांति वहाँ पे है, महाराष्ट्र में अगर मुझे कहीं दिखी होगी वो सिर्फ अपने शेगांव में। शेगांव के अलावा मुझे महाराष्ट्र में उतना पीस नहीं दिखा किसी जगह पे। और मैं शायद गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि यार वहाँ के लोग, वहाँ का नेचर एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन है वहाँ पे। और महाराष्ट्र में तो शेगांव है ही अपना, मतलब हाँ, विदर्भाची पंढरी कहा जाता है। फिर तो उनका तो क्या ही कहना। उसके बाद फिर भोपाल हुआ, भोपाल में सतीश भाई मिले, सतीश कुशवाहा, जिनके बारे में मैंने पहले बात करी थी, उनसे भी बात हुई। शायद भोपाल में मेरा भी टॉक था, नहीं भोपाल में नहीं था मेरा टॉक, मेरा मुंबई में था अभी। हाँ, तो नागपुर के बाद मेरा मुंबई में वर्ड कैंप मुंबई में भी टॉक था, तो वहाँ पे भी जाना हुआ और नेटवर्किंग हो गई अच्छे खासे। फिर उससे क्या होता है कि यार एक कम्युनिटी बन गए, इनसाइट मिलते रहते हैं। कुछ अगर किसी को जॉब चाहिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, क्योंकि अब एक कम्युनिटी बनने की वजह से अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी में शेयर कर देता है, अपने कोई प्रॉब्लम्स हो तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं और कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। और आज के दिन में कनेक्शन से बड़ी मेरे को नहीं लगती कोई और चीज़ होगी।
कनेक्शंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप इसे पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो, लेकिन ज़रूरी है। अगर आपको कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं, पाथ दिखाने वाला नहीं है, तो आप भाई अलग भटक ही जाओगे ना, और अलग रास्ते पे ही चलते रहोगे। फिर अगर बहुत दूर जाने के बाद पता चलेगा आपको कि हम तो गलत जगह पे भटक रहे थे, उसमें कोई फायदा नहीं ना। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। ओवरऑल क्या है कि अगर आप स्टार्ट करो ना, तो यार आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज तैयार हो जाती है, बस देर है आपको स्टार्ट करने की। यार बीच बीच में अभी कोविड में मैंने कुछ वेबसाइट स्टार्ट करती, और मुझे लगा नहीं था कि मैं यूट्यूब से वेबसाइट पे मूव करूँगा, पर एक पॉइंट आया कि मुझे मूव करना पड़ा, और ठीक ठाक एक डिसेंट मतलब सारी चीज़ों में हो रहा है। तो वही एक सीन है। अच्छा, तो वैसे बात तो खत्म होंगी नहीं, अपनी बात तो चलती रहेंगी। बिल्कुल पॉडकास्ट को यहाँ पर हम रोकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि कब वो अपने ऑडियंस बोलती है कि जो आपने बताया कि आपने जो टारगेट दिया और उन्होंने टारगेट कंप्लीट करे, तो हम जल्दी आपको डबल से बुलाएंगे। पर अगर आप टारगेट कंप्लीट करोगे तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, श्रेयांश को भी मोटिवेशन मिलेगा कि फिर एक नया वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि जब आप यूट्यूब में आओगे ना, तो बैकएंड में क्या चल रहा है वो अपने एज अ ऑडियंस तो नहीं दिखता, पर जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आपको पता चलता है कि कितना काम होता है। तो कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए बताओ कमेंट में आकर क्या है, क्योंकि गलती तो होती रहती है ना। अब इंसान है, परिपूर्ण तो कोई रहता नहीं कि ऑलराउंडर है तो सारी चीज़ें आती होंगी। शायद अगर मेरी कुछ गलती होगी वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को या इस पॉडकास्ट को इम्प्रूव कैसे करें ये भी बता सकते हो। अब बता। थैंक यू सो मच। चलो फिर बाय, फिर मुलाकात होगी इसी के ओके नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे TSS